पूरी दुनिया में आज 100 से भी ज्यादा देश हैं जो किसी ना किसी दूसरे देश के साथ कोई ना कोई जंग में शामिल है। क्या आपको यह बात पता है? कैसे पता होगी? आखिर वेस्टर्न मीडिया की नजरें तो सिर्फ रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन वॉर पर ही अटकी रहती है। Israel has carried out what appears to be its deadliest attack yet. Russia is carrying out a massive aerial attack on the country. Dozens of drones and cruise missiles have been launched. अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट ही, जैसे आप देख सकते हो, आपको रेड के शेड्स में ही मार्क दिखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आप दुनिया की कोई भी कंट्री ले लो, मोस्टली सभी कंट्रीज के बॉर्डर्स ना आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े ही दिखाई देंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज के ही बॉर्डर्स ऐसे स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसे खींचे हुए क्यों दिखाई देते हैं? दूसरी बात, इस कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट हर एक नेशन में आज मैसिव इंस्टेबिलिटी है। 54 अफ्रीकन कंट्रीज में से 15 देश में आज तक वॉर्स लड़े जा रहे हैं। 10 देशों में एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री कूज होते रहते हैं। आज अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। वहां के 22 देश तो दुनिया के सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में आते हैं। आप मैप में देख सकते हो, ये सारे देशों में तो भूखमरी छाई हुई है। आखिर ऐसा क्यों है? Why is Africa so poor? Well, अफ्रीका के इन दोनों भी प्रॉब्लम्स का जन्म ना एक ही दौर से हुआ, 19th सेंचुरी। ये वो दौर था जब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर 7 यूरोपियन पावर्स राज कर रहे थे, और इसीलिए इन 7 देशों में अफ्रीका पर अपना वर्चस्व बनाने को लेकर काफी झगड़े हुआ करते थे। लेकिन ताकि इंटरनल झगड़े वॉर्स में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए 1884 में जर्मनी के लीडर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, द बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884। इस कॉन्फ्रेंस का सोल एजेंडा सिर्फ एक ही था, अफ्रीका को काट कर सब में बांटना। इसमें इन यूरोपियंस ने लिटरली अफ्रीका का मैप लिया और बिना वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी समझे, बिना एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किए, बिना कोई पास्ट हिस्टोरिकल और सेंटिमेंटल टेरिटरीज को कंसिडर किए, इन्होंने मैप में स्केल से सीधी सीधी लकीरें खींचकर ऐसे बांटना शुरू कर दिया जैसे उनके बाप दादा की जमीन हो। यूके के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड सैलिसबरी ने तो ओपनली ये तक कह दिया था कि हम लिटरली एक दूसरे को पहाड़, नदियां और तालाब ऐसे बांट रहे थे जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें नहीं पता थी। हमने कभी वहां पर अपने पैर भी नहीं रखे थे। एक दिन तो बेल्जियम के राजा किंग लियोपोल्ड II ने जर्मनी और फ्रांस के बीच में चल रहे एक झगड़े को सुलझा दिया। इस बात के लिए उनको कॉन्गो का पूरा देश ही एज अ गिफ्ट दे दिया गया था। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज के मैप में अफ्रीका के कई कंट्रीज की बॉर्डर्स एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी दिखाई देती है, जैसे किसी ने बैठ के उसे स्केल से ही ड्रॉ कर दिया हो, क्योंकि यही एग्जैक्टली हुआ था। और इसीलिए क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट को एकदम अंधाधुंध डिवाइड कर दिया गया, आज ऑलमोस्ट हर एक अफ्रीकन देश एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया बन चुका है। अब जब तक यूरोपियन देश यहां पर राज कर रहे थे तब तक तो फिर भी ठीक था, बिकॉज बॉर्डर्स के बीच में मूवमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी और इन यूरोपियन देशों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन जैसे ही सब देश आजाद हुए और उनके बॉर्डर्स फेंस हो गए, इससे इंपैक्ट ये हुआ कि रातों रात कई परिवार बिछड़ गए, दूसरे देश में चले गए। और ये सिर्फ कुछ हजार लोगों के साथ नहीं हुआ। आज अफ्रीका के करीब 400 से 500 मिलियन लोग, जो उनकी 40% पॉपुलेशन है, वो सब डिवाइड हो चुके थे। आप इमेजिन करो, हम इंडियंस के केस में तो जब इंडिया पाकिस्तान का ही बंटवारा हुआ था तो ही कितनी फैमिलीज बिछड़े और बेघर हो गए थे, मार काट हुई थी। अब ऐसा मंजर तो पूरे अफ्रीका भर में हुआ है। और बस यही सबसे मेजर कारण है अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे वॉर्स का, क्योंकि कई अफ्रीकन देशों में एक एथनिसिटी के लोग अलग अलग बॉर्डरिंग नेशंस में रहते हैं, जिससे उन देशों के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर भयंकर सिविल वॉर्स होते रहते हैं। अब चलो इसे आपको मैं सूडान देश के एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। 2003 में सूडान में जो दारफूर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, वो 21st सेंचुरी का सबसे पहला मास जेनोसाइड था, जिसे यूएन ने खुद दुनिया का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि इसमें वहां के डिक्टेटर ने सूडान के माइनॉरिटीज को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। एक्चुअली में ये कॉन्फ्लिक्ट सूडान के मुस्लिम डिक्टेटर उमर अल बशीर और वहां के माइनॉरिटीज फूर, जागावा और मैसलीत एथनिक ग्रुप्स के बीच में हुआ था, जिसमें इन माइनॉरिटीज का ये कहना था कि उमर के राज में वो सालों से मार्जिनलाइज रहे हैं और इसीलिए अब उन्हें अपने लिए एक नए देश की स्थापना करनी है। अब अपने इसी डिमांड को सरकार से पूरा करवाने के लिए इन ट्राइब्स ने सूडान लिबरेशन आर्मी खड़ी कर ली, जो हथियारों की मदद से आजादी लेना चाहते थे, रेवोल्यूशनरीज थे। अब इसके रिटेलिएशन में
उमर अल बशीर ने भी इस मूवमेंट को दबाने के लिए मुस्लिम मिलिशियाज, जिनका नाम जंजावीड था, उनकी मदद ले ली और इन्होंने मिलकर माइनॉरिटीज का ऐसा जेनोसाइड किया कि बस कुछ ही समय में सूडान के 3 लाख लोग मारे गए और 25 लाख लोग अपना घर छोड़ के वहां से भाग गए। इस लेवल का मैसेकर हुआ कि अंत में यूएन और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बीच में आना ही पड़ा। उन्होंने उमर अल बशीर के खिलाफ एक वारंट इशू किया और फिर सूडान में इलेक्शंस करवाए गए। अब इसके 2 आउटकम्स निकल कर आए। पहला, क्योंकि ये मैसेकर माइनॉरिटीज के खिलाफ हुआ था तो बशीर को 68% जनता ने इस सब के बावजूद भी वापस देश का प्रेसिडेंट बना लिया। और दूसरा, आंदोलन कर रहे माइनॉरिटीज की भी जंग सफल हुई। उनकी डिमांड के मुताबिक 2011 में सूडान को ही डिवाइड करके उनके लिए एक नया देश साउथ सूडान बनाया गया। अब एक नया देश तो जरूर बन गया, पर इसी के साथ एक नई प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की। इन दोनों भी देशों के बीचों बीच एक एरिया था, एबे रीजन नाम का, जिसको दोनों भी देश अपना क्लेम कर रहे थे। पर 2011 में जैसे ही ये कंट्रीज अलग हुए, बशीर गवर्नमेंट ने इस एबे रीजन में अपनी फोर्सेस भेजकर उसे इन्वेड कर लिया। इससे इस एरिया में रहने वाले कई हजारों लोगों को भागना पड़ा और ये एरिया आज तक हाईली अनस्टेबल है नतीजन। बट ये कोई इकलौता इलाका बिल्कुल नहीं है। आज तक सूडान साउथ सूडान पर टेरिटरीज को लेकर अटैक करते रहता है, जिसमें हर साल कई लोगों की जाने जा रही है, मेकिंग सूडान एन एक्सट्रीमली वॉर प्रोन कंट्री। और जैसे कि मैंने कहा था, सूडान का तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा था, बट अफ्रीका में सूडान के अलावा भी कई देशों में टेरिटरीज को लेकर वॉर्स चल रहे हैं। जैसे वेस्टर्न सहारा रीजन को लेकर मोरक्को और पॉलिसारियो फ्रंट में वॉर शुरू है। फिर एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स चालू है। ऐसे बहुत से देश है जिसका पूरा लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैं फ्लैश कर दूंगा। बट अफ्रीका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? कि यहां पर एक टाइप का नहीं बल्कि मल्टीपल टाइप्स के वॉर्स चालू है। जैसे टेरिटरीज के अलावा भी कई देशों में डाइवर्स एथनिसिटीज के बेसिस पर भी एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनवाने की भी डिमांड्स उठ रही है और उसके लिए भी वॉर्स चालू है। इथियोपिया में फॉर एग्जांपल टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट टीपीएलएफ टिग्रे एथनिसिटी के लोगों के लिए देश मांग रहे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मुस्लिम सेलेका रिबेल्स और क्रिश्चियन एंटी बलाका मिलिशियाज के बीच में वॉर चल रहा है। कैमरून में फ्रेंच स्पीकिंग वर्सेस इंग्लिश स्पीकर्स का एक वॉर चल रहा है। और फिर इसके अलावा ऑलमोस्ट पूरे ही अफ्रीका में टेररिज्म का भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको लेकर भी वहां पर कई दशकों से वॉर शुरू है। अफ्रीका से ही अकेले करीब 7 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया है, जिन सब की एक ही डिमांड है, उन देशों में इस्लामिक रूल लाना। जैसे नाइजीरिया में बोको हराम, मैग्रेब रीजन में अलकायदा, साहेल रीजन में इस्लामिक स्टेट जो आईसिस का ही एक एक्सटेंशन है। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी फैला रहे। इनफैक्ट 2023 में दुनिया में हुए 20 सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक्स में से 13 तो अफ्रीकन देशों में ही हुए थे। इस सब के साथ अफ्रीका इज ऑल्सो पॉलिटिकली वेरी वेरी अनस्टेबल। वहां पर जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 13 सालों में 10 देशों में तो मिलिट्री कूच भी हो चुके हैं। इनफैक्ट सूडान के ही एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करें तो पहले से इस देश में एथनिक और टेरिटोरियल वॉर्स चल रहे थे, ऊपर से वहां पर डिक्टेटरशिप भी आ गई, प्लस यहां पर कम से कम 2 मिलिट्री कूच भी हो चुके, यानी कि वहां पर कंप्लीट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही। इनफैक्ट आज तो वहां की हालत ऐसी हो गई है कि सूडान में 2 आर्मी यूनिट्स आरएसएफ और एसएएफ पावर के लिए लड़ रहे आपस में, और नतीजा 2021 के बाद से अब तक वहां पर 5550 बार पॉलिटिकल वायलेंसेस हो चुके हैं, जिसमें 15,000 लोग अब तक मर चुके हैं, और जो लोग जिंदा भी है उनका हाल भी कुछ ऐसा है। और हां, साउथ सूडान भी अलग होकर ज्यादा खुश नहीं है, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो फाइनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बर्ड्स आई व्यू अगर ले तो जैसे मैप में आप देख सकते हो, यहां पर मेजरली 4 किस्म के वॉर्स एक्टिव है: एथनिक वॉर, टेरिटोरियल वॉर, रैडिकल टेररिज्म और मिलिट्री कूच, जिसके वजह से ही ACLED इंस्टीट्यूट के इस मैप में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सारे के सारे देश रेड में ही मार्क्ड है एज हाई वॉर इंटेंसिटी जोन्स। अब आते हैं नीचे साउथ में इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर की तरफ, जिसके बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह जंग की शुरुआत एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के वजह से हुई थी। यस, इसके पीछे ब्रिटिशर्स की एक्चुअली में एक काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। देखो, 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां पर ऑटोमन एम्पायर को हराकर फ्रांस को सीरिया मिला था, वहीं पर सेम टाइम पर ब्रिटेन को पैलेस्टीन के एरियाज मिल गए थे। अब यहां पर ब्रिटिशर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन गई
इस देश में ज्यूज बहुत ही कम संख्या में थे जिनको ब्रिटेन अपने साइड पर कर पाता था। यहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स थी जो भी ऑटोमन एम्पायर के लिए ही काम करते थे। इनफैक्ट ऑटोमन कोर्ट में कई सालों तक पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स ही मिनिस्टर्स थे। इसके लिए इस इलाके में ऑटोमन एम्पायर के प्रति बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक फीलिंग थी। तो अब जाहिर सी बात है, इतने नेशनलिस्ट लोगों में ब्रिटिश ज्यादा दिनों तक इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उस वक्त पूरे दुनिया में जायोनिज्म मूवमेंट चल रहा था जिसमें पूरे दुनिया के ज्यूज उनके लिए एक होमलैंड यानी कि देश की तलाश में थे और जेरूसलम की जमीन को तो पहले से ही तीनों इब्राहिमिक रिलीजियंस पवित्र मानते थे। और बस ब्रिटेन ने इसी को मौका बना के चौका मार दिया। मतलब उन्होंने बैलफोर डिक्लेरेशन अनाउंस करके ये बोल दिया कि हम ज्यूज को ना एक नया होमलैंड पैलेस्टीन में बना के देंगे। इससे वेस्ट की दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक ये कि अब वो पैलेस्टीन में डिवाइड एंड रूल आसानी से कर सकते थे और दूसरा उनको यूरोप में उनके देश में खुद की कोई टेरिटरी को ज्यूज का होमलैंड बनाने के लिए कुर्बान नहीं करना पड़ता। और फिर क्या था, ब्रिटेन के इस डिक्लेरेशन के बाद से दुनिया भर के ज्यूज इजराइल की जमीन पर आने लग गए। फिर हॉलोकॉस्ट के बाद तो ऑलमोस्ट सारे ज्यूज यहां पर आकर बस गए, जिससे हुआ ये कि जो अरब्स पहले इस रीजन पर मेजॉरिटी में थे वो वहीं पर माइनॉरिटी बनने लग गए। अब 1945 के बाद क्या हुआ ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। 1947 में यूएन ने 2 स्टेट सॉल्यूशंस डिक्लेयर किए, एक इजराइल और दूसरा पैलेस्टाइन। 1948 में इजराइल ब्रिटेन से आजाद हुआ और अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया जिसमें इन सारे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया और आप जानते ही हो आज तक ये वॉर चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सऊदी, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों ने इजराइल से सुलह कर ली है और अब वो इजराइल से नहीं लड़ रहे। पर आज के तारीख में ना फिर भी इतने सारे देश इजराइल के साथ वॉर लड़ रहे और मिडिल ईस्ट की इस इंस्टेबिलिटी से इस रीजन में 60+ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी है। हाउतीज और हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने तो देश के मेजॉरिटी पार्ट्स पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस सब में भी यूएस काफी हैवी प्रॉफिट्स मिंट कर रहा है। दिसंबर 2022 में यूएस के डिफेंस कंपनीज ने इजराइल में $200 मिलियन के वेपन्स बस 1 महीने में बेच के कमाए। इनफैक्ट जब से इजराइल का वॉर शुरू हुआ है यूएस के डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स अपने पीक पर है। हाउ आयरॉनिक राइट, अपने आप को पीस के लिए इंचार्ज कहने वाला देश ही वेपन्स बेच के पैसे कमा रहा है और शायद कभी चाहता नहीं है कि वॉर्स एंड भी हो। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, लाइक ये इस वीडियो से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि वॉर एक कितना बड़ा इंडस्ट्री है, एक कितनी बड़ी इकोनॉमी है।